आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मैं हूँ परिहारपुर पंचायत में, जो कि राजनगर प्रखंड के अंतर्गत आती है, और मेरे साथ इस पंचायत के सबसे युवा उम्मीदवार प्रवेश कुमार झा हैं। मैं इस इंटरव्यू में परिहारपुर पंचायत के जितने भी युवा हैं, वोटर्स हैं, माता बहन जो भी हैं, उन सभी की ओर से वो हर मुश्किल से मुश्किल सवाल इनसे पूछूंगा जो इनसे पूछना चाहिए। क्योंकि एक नेता को हम वोट क्यों दें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें लोग प्रवेश झा को ही वोट क्यों दें, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और मेरे ख्याल से इस दुनिया में सबसे कठिन काम अगर कुछ है तो वो है लोगों का मत जीतना, लोगों को जीतना। आजकल के दौर में जहां लोग अपने परिवार पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो समाज पे विजय प्राप्त करना सोच लीजिए कितना मुश्किल है। ऐसे में जनप्रतिनिधि के द्वारा जनता के बीच जा करके जो है तमाम तरह से प्रयास किया जाता है रिझाने का, लेकिन फिर भी जनता को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रवेश कुमार झा से। सबसे पहले प्रवेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मधुई टीवी में, और अपने परिहारपुर पंचायत के जो सम्मानित जनता हैं उन सभी को अभिवादन करते हुए अपना परिचय दीजिए। सभी को प्रणाम। मैं प्रवेश कुमार झा ग्राम पंचायत राज परिहारपुर से मुखिया पद का उम्मीदवार हूँ, और मैं इससे पहले छात्र नेता रह चुका हूँ और पिछले 7 वर्षों से समाज के लिए लड़ते आया हूँ, और इस बार अपनी दावेदारी परिहारपुर पंचायत में मुखिया के लिए पेश किया हूँ। तो अभी इन्होंने अपना परिचय दिया। स्टूडेंट लीडर रहे हैं काफ़ी समय से, जो है छात्र हित की जो भी मुद्दे होते थे वो उठाते थे। खैर, छात्र चुनाव और क्षेत्र के चुनाव में बहुत अनुभव है। छात्र चुनाव थोड़ा आसान है, लेकिन क्षेत्र का चुनाव बहुत टफ है, क्योंकि इसमें टोल टोलाबल, एरियावाद, ये मेरे उसका है, कास्ट पॉलिटिक्स, समीकरण, बहुत सी चीज़ें चलती हैं। तो अब देखना ये है कि इस बार के चुनाव में, पंचायत चुनाव में 2021 में लोग क्या कुछ सोच करके वोट दे रहे हैं। हालांकि अभी तक के रिजल्ट के मुताबिक लोग अंडर 40 को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। 90% जो नए हैं वो जीत रहे हैं। अब देखिए परिहारपुर में क्या कुछ होता है। सबसे पहले प्रवेश जी, आप ये बताइए, यहाँ और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत बढ़िया हैं, प्रवेश झा को ही लोग क्यों चुने? देखिए, अभी तक जो मुखिया बने हैं पंचायत में, वो आज से 20 साल पहले जब पंचायती राज व्यवस्था फिर से शुरू हुआ, उस टाइम जो मुखिया बने, उनका मुखिया बनने से पहले कोई भी सामाजिक उनका गतिविधि नहीं था। वो डायरेक्ट आए उस समय जब चुनाव आया और मुखिया बन गए। लेकिन मेरे साथ ये है कि मैं पिछले 7 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में हूँ, और अभी तक मैंने रात के 12 बजे हो या 1 बजे हो, मैंने रात ना देखा है ना ही दिन देखा है। इतना जितना मेरा उम्र है, और इस उम्र में मैं 21 बार लोगों को अपने शरीर से खून दान, ब्लड दान कर चुका हूँ, और कई भी मामलों में लाठी खा चुका हूँ पुलिस के द्वारा, कई केस करवा चुका हूँ। तो मेरा संघर्ष करवा चुके हैं, आप पे हुआ? मैंने मेरे पे हुआ है, और जेल भी गए हैं? जेल यात्रा हुआ? जेल यात्रा नहीं हुआ है, बस एक बार थाना पुलिस वाला पकड़ के ले गया था, डीएमसीएच से ही इलाज करवा के छोड़ दिया गया मुझे, और मेरे कई साथियों को जेल जाना पड़ा है। तो मेरा संघर्ष रहा है सामाजिक क्षेत्र के लिए, तो अब उस संघर्ष को आगे तक ले जाना है, बस यही सोच के मैं इसमें आया हूँ जी। लेकिन इधर दिखाइए, राजनीति का भूत कैसे सवार हो गया आपको? आप पढ़े लिखे कितने हैं? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए पहले तो, कितने पढ़े? मैं बीबीए किया हुआ हूँ। तो नौकरी करते, बाबूजी का नाम रोशन करते, मुखिया बनना कोई ज़रूरी है क्या? देखिए, मुखिया बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी के स्थिति में जो स्थिति है यहाँ की, पंचायत की गवर्नमेंट द्वारा जो योजना सब आता है, उसको लूटना है। बहुत ज़्यादा योजना आता है। नहीं, अभी तक जो हुआ है, जो आए हैं मुखिया वो लूटे हैं। लेकिन मेरा मकसद है कि मैं यहाँ आऊँ और जो भी योजना है हर उस गरीब तबके, हर उस ज़रूरतमंद के पास वो योजना, उस योजना को पहुंचाऊं। लेकिन अभी तक यहाँ क्या हुआ है, अगर आप इंदिरा आवास दे रहे हैं किसी को, अगर इंदिरा आवास की योजना गवर्नमेंट की है। मैंने जो सवाल किया आपको उसी पे रुकना चाहिए। मैं जो सवाल करूँ आपसे, आप उसी क्षेत्र में रहें। मैंने आपसे ये सवाल किया था, आप मुखिया क्यों बने, राजनीति पढ़ाई लिखाई करके आपने नौकरी क्यों नहीं की? खैर, समाज सेवा का जब भूत चढ़ता है तो मेरे ख्याल से उसके सामने दुनिया की बड़े से बड़े मतलब नौकरी या कुछ भी कह लीजिए, वो सब फीका पड़ जाता है, और समाज सेवा से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है। समाज सेवा जो है सबसे ऊपर है। शुभकामना है आपको, आप राजनीति में आए हैं, अगर आपको लड़ना ही है तो मेरे तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। चलिए, अब हम इस पंचायत के जो क्षेत्र हैं उस पर मैं बातचीत करूंगा। ये एक प्रतिनिधि हैं, ये जीते हुए नहीं हैं, पहली बार लड़ रहे हैं,
तो इनसे हम समस्याओं पे बातचीत कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे अगर मैं आपको सिर्फ सड़क दूँ, क्योंकि अगर किसी भी गांव को किसी मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। किसी भी क्षेत्र को अगर हम विकसित मानते हैं तो वो वहाँ के सड़कों को देख के मानते हैं। हाँ, सड़क बढ़िया है तो लोग कहते हैं आने वाले एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ता है, लोग आना जाना होता है, मेहमान ही आए या कुछ भी हुआ तो लोग तारीफ़ करते हैं गांव बढ़िया है। नहीं बढ़िया रहता है तो लोग गाली देते हुए जाते हैं कि गांव बेकार है। अगर सिर्फ मैं आपको बोलूं कि आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं, कितने रेवेन्यू विलेज हैं, सभी का नाम लीजिए और 5 प्रमुख सड़क समस्याओं के बारे में बताइए। देखिए, मेरा पंचायत में 3 गांव आता है, परिहारपुर, खोइर और छपरारी, जिसमें 13 हाँ, छपरारी एक मोहल्ला है जिसमें 13 वार्ड है। अब बात करें रोड की तो रोड तो बनना ही है हर जगह, और बना ही है, नहीं बनेगा तो लूटेंगे कैसे। इस पे बात होती है कि रोड का स्थिति क्या है, क्वालिटी क्या है। यहाँ विजेता सीमेंट से रोड को ढाल दिया जाता है। विजेता सीमेंट समझ रहे हैं, जो सौराठ में इसका कंपनी है, उससे ढाल दिया जाता है और 6 महीना में ही वो उखड़ करके बाहर आ जाता है। तो रोड बना है लेकिन वो विजेता सीमेंट से बना है। अच्छा, यानी आपने ये आरोप लगाया है कि क्वालिटी में कमी है, यानी कि लोकल सैंड के जरिए जहाँ पे सुसन सैंड होना चाहिए वो लोकल सैंड है, वो भी है। ऐसा ही होता आया है। सीमेंट का रेशियो क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि विजेता सीमेंट का यूज किया जाता है तो रोड का स्थिति मटेरियल घोटाला आप कहना चाह रहे हैं। होता ही है ना, यही होता ही आया है। अब फिर भी 5 ऐसे सड़कों का नाम लीजिए जो अभी भी नहीं बना है, बताइए। देखिए, बहुत सारे ऐसे सड़क हैं जो नहीं बना है, बना भी है। जैसे चुनाव का समय आया, जो जगह बचा हुआ था उस जगह पे सीमेंटेड वाला ईंटा जो आता है, तो उसका क्वालिटी आप देख लीजिएगा। बगल में ही रोड सब है, कहीं कहीं बना हुआ है, जहाँ रोड ऐसा बना है कि उसके अंदर से ऊपर घास आ गया हर जगह। हाँ, तो ऐसा रोड बनाने से भी क्या फ़ायदा है। अच्छा, 5 ऐसे सड़कों का नाम लीजिए ना जो नहीं बना है, क्या पता नहीं है आपको? देखिए, बहुत ऐसे सड़क हैं, लेकिन आपको अगर कैसे 1-2 का नाम लीजिए आप। देखिए, जैसे कि हम लोग डिपेंड करते हैं खेती पे, जो गांव डिपेंड करता है वो किसान पे ही है। और किसान का स्थिति यहाँ ये है कि हम लोगों का एक मुसहरी से जाता है, देहट की तरफ रास्ता जाता है, उस रास्ते पर अभी आप जाइएगा तो वहाँ मतलब पूरे गांव का जो खेती है वही खेत है, उधर ही है। और जब वहाँ से धान लाना हो या फिर गेहूं लाना हो कटवा करके, या फिर ट्रैक्टर लेके वहाँ जाना हो, तो रोड चौड़ा है। लेकिन क्या होता है, जब कोई मुखिया बनते हैं ना, तो यहाँ कहा गया है मेरे पंचायत में कि जो भी मुखिया बना है पहले, वो सबसे पहले उसी बांध पे मनरेगा से मिट्टीकरण करवाता है, मतलब लूट का काम वहाँ से शुरू होता है। लेकिन अभी आप जब जाइएगा तो स्थिति देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि लूट है या फिर सही में इसमें काम होता है। नली पे बात कीजिए, 7 निश्चय में सड़क भी आता है और नली भी आता है। क्या आपके पंचायत में जल जमाव की भी समस्या है? जल जमाव की समस्या कहाँ नहीं है। जैसे पहले था कि गांव में बहुत सारा ज़मीन लोगों के पास हुआ करता था, बहुत सारा घरारी हुआ करता था, तो जल जमाव की समस्या नहीं थी। और अभी के टाइम में कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा मोहल्ला ही नहीं है जहां जमीन जल जमाव का समस्या नहीं हो। और यहाँ मेरे यहाँ तो और विचित्र समस्या, आप देख रहे हैं कि संकीर्ण जगह है, और यहाँ अगर नाला का व्यवस्था नहीं होगा तो जल जमाव की समस्या होगा ही। और कहीं भी नाला तो बनना तो दूर, यहाँ तो जनता को सुनने भी नहीं देते हैं कि हाँ, नाला का भी योजना है कुछ ऐसा। वैसे पंचायत में तकरीबन 150 योजनाएं होती हैं और मुखिया को भी याद नहीं रहता है मेरे ख्याल से। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मुखिया सबसे निचला सदन होता है, समिति बीच का होता है और जिला परिषद ऊपरी होते हैं। जिला से जो आवंटित राशि आती है 70-20-10 के अनुपात में, यानी 100 रुपया अगर आया या 1 करोड़ समझिए आया, तो उसमें 70 लाख रुपये मुखिया को मिलेगा, 20 लाख समिति को और 10 लाख जिला परिषद को। तो सर्वाधिक कहीं ना कहीं आवंटित राशि मुखिया को ही मिलता है। फिर भी पंचायत में वो विकास नहीं होता है, वो नहीं होता है। उसके पीछे रीज़न है कि जनता जो है वो जागरूक नहीं है, अनपढ़ है, या पढ़ा लिखा है भी तो पढ़े लिखे लोग अपने परिवार को लेकर चिंतित रहते हैं। तो मेरे ख्याल से वो शिक्षित होकर के भी जो है ऐसा नहीं कि परिहारपुर में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जागरूक लोग नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ भी। लेकिन वही है, पढ़े लिखे के बाद जो है अपने परिवार पे ही लोग ध्यान देते हैं, दिल्ली मुंबई में रह करके अपने गाँव को भूल जाते हैं। खैर, हम इस पंचायत के जो लोग यहाँ रहते हैं
उनके हकों के लिए यहाँ बातचीत करना है। नेक्स्ट मेरा जो क्षेत्र है वो है हेल्थ केयर। दोस्तों, आप या मैं कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, कभी भी ऊपर जा सकते हैं, तो ऐसे में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र होना ज़रूरी है। इस पंचायत में क्या एपीएससी है कि नहीं है वो बताइए, अगर है तो वहाँ पर क्या कंडीशन है? और प्रवेश झा जो ये मुखिया चुनाव में आ गए हैं लड़ने के लिए, तो आपने क्या योगदान दिया उसमें, थोड़ा ये भी बताइए। कोविड के दौरान कैसे आप लोग बच गए, जीवित कैसे हैं, वो भी बताइए। देखिए यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है जो हाथी के दांत दिखाने वाले हैं। आज से 15 वर्ष पहले वहाँ मेरे गांव में उस जगह अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का भवन बना दिया गया जहाँ पे रास्ता ही नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो चालू कैसे होगा, उसमें डॉक्टर कैसे बैठेगा। अब सवाल है कि बिन रास्ते का वो स्वास्थ्य केंद्र बना क्यों, बना कैसे, जबकि गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा योजना, ऐसा भवन ऐसा बनाया नहीं जा सकता है, फिर भी बना दिया गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ लूट हुआ। 15 लाख की योजना से वो बना और लूटा गया। और तब से अब तक 20 वर्ष ये लोग मुखिया रहे हैं, 20 वर्ष से मुखिया रहे हैं, 20 वर्ष तक लगातार, और किसी ने आज तक ये नहीं मेहनत किया, इस पर मेहनत नहीं किया कि यहाँ एक डॉक्टर भी बैठे और यहाँ समुचित उचित इलाज हो, प्राथमिक इलाज हो, वो हो। अब मेरे पाया कि मैं क्या किया हूँ, तो मैं युवा हूँ और जब से सोचा हूँ कि नहीं, मुझे गांव में रहना है, समाज में रहना है, समाज के लिए काम करना है, तो मैंने इसके लिए 3 बार, अभी तक 3 बार मैंने इसके लिए ब्लॉक में धरना भी दे दिया है, कर चुका हूँ धरना। और कितनी बार पत्र भी लिख चुका हूँ, सिविल सर्जन को लिख चुका हूँ, राजनगर को दे चुका हूँ। लेकिन स्थिति, एक बार जब मैंने आंदोलन किया था तो इसका रंग पेंट भी हुआ, लेकिन फिर से चुनाव का दौर आ गया और स्थिति जस का तस बना हुआ है। उम्मीद करें आपसे, अगर आपको पद की भी एक गरिमा होती है मेरे ख्याल से, बिना पद पर रहते हुए आप थोड़ा कम कर सकते हैं मदद, पद पर रहने के बाद ज़्यादा। तो क्या ये है कि जो पद बीच में आ रहा है बाधा, अगर वो मिले तो कर सकते हैं? देखिए, जब हम पद पे आते हैं तो मुखिया मतलब क्या होता है कि गांव का एक गार्जियन, मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति, गार्जियन गांव का, और गांव में क्या सुविधा है और क्या नहीं है और क्या होना चाहिए, इस पे काम करना होता है। और जाहिर सी बात है, अगर हम मुखिया के चुनाव लड़ने आए हैं तो मेरा ये मकसद है कि यहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें डॉक्टर बैसे 24 घंटा, यहाँ इस निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। यहाँ जब किसी को रात के 12 बजे सांप काटता है तो यहाँ से मधुबनी ही जाना पड़ता है उस सुई के लिए। अगर हम एक्टिव हैं यहाँ, हमारे यहाँ ये सब व्यवस्था हो, तो ये संभव है कि अगर किसी को सांप काटता है तो रात के 12 बजे भी मेरे यहाँ, मेरे पंचायत में ही जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ सुई लग सके, तो जान बच सकता है। मैं इस पर काम करना चाहूँगा और करूँगा। एजुकेशन इज़ लाइट ऑफ लाइफ। शिक्षा जीवन को प्रकाशमय बनाता है, इसीलिए शिक्षित कैंडिडेट थोड़ा बहुत ही सही लेकिन पंचायत को उजाले की ओर ले जाएंगे। वैसे ये पंचायत के बारे में मैंने पहले भी कहा है, काफ़ी समृद्ध पंचायत है, बहुत बुद्धिमान लोग यहाँ पर हैं और पढ़ा लिखा भी है। आप अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बताइए। आपके पंचायत में जो, अगर शिक्षा की बात हम करें तो यहाँ पर कितने विद्यालय हैं? विद्यालयों में मास्टर लोग पढ़ाने के लिए आते हैं या नेतागिरी करने के लिए आते हैं? क्या वहाँ पर मिड डे मील में गड़बड़ी हो रही है? क्या यहाँ के जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पर फ्रॉड चल रहा है? यानी कि शिक्षा हो में क्या है स्थिति, वो बताइए। देखिए, यहाँ गवर्नमेंट का जो योजना है उसके हिसाब से तो हर मोहल्ला में अब आंगनवाड़ी केंद्र है। मेरे यहाँ मिडिल स्कूल भी है, मेरे यहाँ अब नया में हाई स्कूल भी आ गया है। हाँ, अब हाई स्कूल भी बन गया है। लेकिन नेतागिरी हो रहा नहीं, है, देखिए क्या है कि किसी को मतलब ही नहीं है नेतागिरी, उस सब उधर मतलब समिति बनता है, वो सब क्या करता है? समिति बनता है तो मिड डे मील में लूटता है और क्या रहता है उससे, तो उससे ज़्यादा क्या होता है। अब देखिए, स्कूल में व्यवस्था है, सरकार का योजना है कि कंप्यूटर का शिक्षा हर बच्चे को दिया जाए। अब किसी भी स्कूल में नहीं देखिएगा कि कंप्यूटर भी है, अगर कहीं है भी तो एक है और वो टूटा फूटा पड़ा हुआ, क्यों इस पर किसी का ध्यान नहीं है। अब शिक्षा की बात करें और तो लाइब्रेरी का होना पंचायत में बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट का योजना है कि अपने घर से नहीं देता है लाइब्रेरी का होना, इस पर आज तक किसी ने मेहनत ही नहीं किया। और मेरा सबसे पहला यही मकसद है, उद्देश्य है कि आऊँ तो स्वास्थ्य और शिक्षा इसको समृद्ध करूँ। दो चीज़ आपने कहाँ से पढ़ाई की वो बताइए, प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से पूरी? देखिए, मैंने प्राइमरी एजुकेशन राजनगर से पूरा किया हूँ और उसके बाद मगध यूनिवर्सिटी से, पटना से, आर्केड बिजनेस कॉलेज से मैं अपना BBA किया हूँ। वैसे अगर आप शिक्षित हो जाएंगे, मेरे ख्याल से जितने भी क्षेत्र हैं उसमें सबसे अहम होता है शिक्षा। अगर व्यक्ति शिक्षित हो गया तो वो अपना हक के लिए तो लड़ाई लड़ ही लेगा। आज अगर प्रवेश झा भी चुनाव लड़ रहा है तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये जागरूक हैं तभी ना लड़ रहे हैं क्या? नहीं तो इतनी कम उम्र में मतलब लड़कों को बोलने दिया जाता था पहले के चुनाव में क्या?
हम सही बात है कि अभी तक आप मेरे यहाँ देख लीजिए ना, अभी तक जो होते आया है वो 50 प्लस वाले ही यहाँ राजनीति करते आए हैं युवाओं को तो और बहुत वो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि ये नेता कि है। कोई युवा नया आए और यहाँ काम करे। अच्छा। अगर क्योंकि युवा आएगा तो उन लोगों का कैबिनेट खत्म हो जाएगा। बात यहाँ नहीं है कि मैं क्यों आ रहा हूँ, बात यहाँ है कि कैबिनेट उनका खत्म हो जाएगा। तो वो युवाओं के लोग लिए एक रास्ता खोल रहे हैं आप। युवा हम हैं और जाहिर सी बात है कि हम आएंगे तो युवाओं के लिए रास्ता खुलेगा, पंचायत का समुचित विकास होगा। नेक्स्ट मैं भ्रष्टाचार लेता हूँ। पंचायत के वार्ड से लेके पटना कार्यालय तक बिना पैसों का कोई काम नहीं होता है। मैं पूछना चाहूँगा प्रवेश झा से, क्योंकि ये यहाँ पे रहे हैं, ये हमसे ज़्यादा यहाँ के बारे में जानेंगे। तो आई थिंक ये बताएंगे कि कितना भ्रष्टाचार है यहाँ पर। क्या पीएम आवास में यहाँ पर पैसा लिया जाता है? क्या शौचालय योजना में यहाँ पर 2000 रुपये लिया जाता है? क्या यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन हो, राशन कार्ड हो, सब में फ्रॉड है कि नहीं है? ये बताइए। करप्शन इसके बिना कहीं भी आप देखे हैं कि कोई काम होता है? इंदिरा आवास का अब तो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है, वो तो जब तक आप 30,000 रुपया नहीं देते हैं तब तक संभव है कि किसी को ये आवास का योजना मिल सका है? देखिए यहाँ पे कोई डायरेक्ट नहीं लेता है। बोला क्या जाता है, जब उसके पास मुखिया के पास आप पहुँचिए तो बोला जाता है टेबल पे देना पड़ता है। अब आपके पास इतना ताकत नहीं है कि आपको टेबल पे देना पड़ रहा है, तो फिर जनता खुद से ब्लॉक पहुँचेगा, टेबल पे देगा, ले लेगा। फिर आप मुखिया क्यों हैं? अगर आप मुखिया बने हैं तो आपका ये होना चाहिए, आपका ये ताकत होना चाहिए कि आपके यहाँ जो भी योजनाएं हैं वो बिना किसी पैसे का जनता के पास पहुँचे। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो समृद्ध व्यक्ति के लिए थोड़े ना है, वो तो ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिनको आवास योजना की ज़रूरत है आवास की, और उससे आप देने से पहले ही 30,000 रुपया ले रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो मुखिया जी के कैबिनेट के लोग होते हैं, वो अपना 30,000 रुपया पेमेंट किए या भी नहीं भी करते होंगे क्योंकि कैबिनेट के लोग हैं, उनको मिल पाता है, और जो इसका असली हकदार है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। होता ही अभी तक तो ठेकेदार ना हुए हैं, वोट बैंक क्या। अभी तक देखिए जैसे एक मोहल्ला हो गया तो यहाँ से एक ठेकेदार होता है, अब उन्हीं का पूरा काम होता है पंचायत में। अब ये बहुत समझते हैं मुखिया जी की ठेकेदार तो पूरा वोट दिलवा ही देंगे इस एरिया से। अच्छा। इसी पे काम होता है। अब आप ले लीजिए वृद्धा पेंशन हो गया, राशन कार्ड हो गया, तो इसमें यहाँ की जो जनता है वो खुद उसका चप्पल घिस जाता है ब्लॉक जाते जाते, उसका काम नहीं होता। इस पे मुखिया जी या वार्ड सदस्य का कोई भी रोल नहीं होता है, और वो बैठे रहते हैं और चौक मेंटेन करेंगे या फिर वो ये सब काम करवाएंगे जनता का। वो बन के तो सेवक आते हैं, बन के जब चुनाव आता है तो कहते हैं हम सेवक हैं, लेकिन वो राजा जैसा बिहेव करते हैं। तो राजा से आप कितना उम्मीद लगाएंगे? तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार यहाँ भी है, ये बात मुझे भी इन्होंने कहा है, जैसे सिद्ध किया है। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं मनरेगा। ये बहुत ही मतलब क्या बोलें, सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है कि हाँ गरीब जो हैं, वंचित हैं, जो लेबर, उनको कुछ दिनों के लिए जो है सो इसके थ्रू कुछ फ़ायदा मिलता है। इस पर क्या कहेंगे? कुछ ऐसा है कि नहीं आपके गाँव में? देखिए मनरेगा का लिस्ट निकाल लीजिएगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा अब तो ऑनलाइन है सब कुछ। आप लिस्ट निकालिएगा ना तो उस पर मिलेगा आपको ऐसे ऐसे व्यक्तियों का नाम उस जॉब कार्ड में, जो देख के ही आप परेशान हो जाइएगा आखिर ये इस जॉब कार्ड के हकदार कैसे हैं। अब मनरेगा से योजना के बारे में ले लीजिए, तो अगर आप मुखिया जी, मैं कहता हूँ आज के मुखिया नहीं, 20 साल से जो मुखिया जी चले आ रहे हैं, अब किन्हीं मुखिया जी से जाके पूछिएगा कि आपको मनरेगा की योजना के बारे में जानकारी है। अगर बता दें, आज मैं बता दे रहा हूं तो अब ये अलग बात है, लेकिन अगर वो बता दें तो मैं कल से चुनाव लड़ना छोड़ दूं। मनरेगा से योजना है कि जो भी किसान हैं, किसान अगर 2 पशु रखे हुए हैं तो पशु शेड का योजना है कि 1,18,000 रुपया की लागत से जिनके पास 2 पशु है उनके लिए सुंदर सा शेड का व्यवस्था किया जाता है। क्या किसी का बना है पंचायत में? एक का भी नहीं बना है। आप बनने का तो छोड़िए, पब्लिक के पास जाइए, किसी को पता भी नहीं है। अब तो मैंने किसी को जागरूक किया है तो उनको पता चला है कि ऐसा भी योजना है, ऐसा किसी को पता भी नहीं है। काम की तो बात छोड़िए। अब मनरेगा से आप ले लीजिए, अभी पानी बहाव का हर जगह समस्या है, हर घर में समस्या है। तो कहीं चापाकल अगर है तो चापाकल का योजना है कि अगर आप अपने घर में शोक पीट का निर्माण करवाना चाहते हैं तो 11,600 रुपया मनरेगा से आपको गवर्नमेंट पे करती है। आपके घर में सोख्ता का निर्माण किया जाता है, एक भी पंचायत में नहीं हुआ है। आखिर क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अब करने का तो छोड़िए, इनको योजना की जानकारी ही नहीं है। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं मनरेगा से जो ये कर नहीं पाते हैं। अब देखिए यहाँ का युवा है जो बेरोजगार है, कुछ रोजगार करना चाहता है, तो मनरेगा से योजना है कि आपको बकरी सेट बना के दिया जाएगा, बकरी पालन के लिए बकरी सेट बना के दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट।
और उसके बाद बकरी जो आप लीजिएगा, उस बकरी में आधा पैसा आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, एक का भी नहीं हुआ है। ऐसे ही मुर्गा पालन के लिए है, उसके लिए भी शेड का निर्माण करना होता है, एक का भी नहीं हुआ है। तो आप मनरेगा की बात की हैं तो मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ काम होना तो दूर, योजना के बारे में जानकारी ही नहीं है किसी को, तो ऐसे से आप क्या उम्मीद लगाएंगे। चलिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना था हर घर नल का जल। केन्या विजिट के दौरान उन्होंने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत इजीली वाटर सप्लाई जो है वहाँ पे हो रही है और सब पानी पी रहे हैं बढ़िया। उन्होंने सोचा कि मेरे बिहार में भी बहुत गरीब लोग हैं जिनकी वार्षिक आय 15,000 20,000 है, सोच लीजिए, पर मंथ 1,000 जिनकी सैलरी है। वैसे लोग पानी की वजह से उनको अब जैसे एक गैस की कोई गोली होती है जिसकी 60 रुपये 70 रुपये या 100 रुपये का एक मतलब 10 या 12 गोलियों का दाम होता है। तो उन्होंने सोचा कि जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ पानी की वजह से बीमारियों में उनका इतना खर्चा हो रहा है तो वो और गरीब हो रहे हैं। तो उन्होंने सोचा मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश जी ने, कि डीप लेयर का पानी पिलाएंगे। वैसे ये भी गांव है जैसे, तो लोग 150 200 60 इतने ही फीट का पानी पीते हैं जो बहुत स्वच्छ नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने सोचा डीप लेयर का पानी पिलाएंगे सबको, कम से कम अन्न तो नहीं दे रहे हैं, कम से कम पानी पिएगा, स्वस्थ रहेगा क्या, और जो गरीब वंचित हैं। लेकिन ये योजना जितना बढ़िया था वो ज़मीन पे उतरा नहीं और ये बहुत फ्लॉप हो गया। अब इस पंचायत में कितने वार्ड हैं, कितने प्रोजेक्ट हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने डीएक्टिव हैं, और सुपर हिट हुआ या फ्लॉप हुआ, ये बताइए। देखिए, जैसे जल नल की बात है तो मेरे पंचायत में बहुत पहले से ये सुविधा है, और पीएचईडी का बड़ा वाला जो टंकी आता है, पीएचडी द्वारा हुआ है? जी नहीं, बहुत पहले से है। अच्छा, और पहले उसका से ही? नवीकरण भी हुआ तो 2013 में ही नवीकरण हो गया है। और बचा यहाँ खोर का 3 वार्ड, वहाँ भी पीएचडी से ही हुआ है। सक्सेस तो है कहीं पे? पहले मेरे गांव में जो पहले से है वो तो सक्सेस है, अच्छा चल रहा है, वो बहुत पहले से है। और खोर में जैसे 3 बना पीएचडी से, तो खोर का अगर आप स्थिति देखिएगा तो तब पता चलेगा कहीं पे भी आप अच्छा। दिखाइए ना, विपक्ष नेता अभी आप हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, अपोज करिए आप। देखिए, पीएचडी का बना हुआ है, खोर का जो स्थिति है अच्छा स्थिति नहीं है। और आपको पता ही है कि जल नल में तो हर जगह लूट ही हुआ है, जल नल का काम कहाँ अच्छा हुआ है। नहीं, हमको कुछ नहीं पता है, हम आपसे पूछ रहे हैं जी। वही हम बता रहे हैं कि परिहारपुर पंचायत में खोर भी गांव आता है, खोर में 3 वार्ड है, और 3 वार्ड में जल नल का के लिए ये बना हुआ है, पीएचडी टंकी बना है, लेकिन सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। अभी मैं कल गया था क्षेत्र भवन पे, तो एक जगह पाइप फटा हुआ था, पानी पूरा निकल रहा था। मैंने बताया, पूछा कि क्या हो रहा है, ये क्यों है पानी, तो यहाँ बताया गया कि ऐसा पानी फटा हुआ है, पिछले 1 महीनों से फटा हुआ है, और किसी को इस पर ध्यान नहीं गया है। तो मतलब यहाँ पानी का बर्बादी ही है और कुछ थोड़े है उससे। और लूट तो समझ ही रहे हैं कि जल नल है तो लूट तो होना ही है, और सबसे बड़ा लूट का अड्डा तो जल नल ही बन गया है अभी। सामूहिक शौचालय की बात हो, या कहीं पे मंच की बात हो, या कहीं पे चापाकल की बात हो, प्यासे के लिए पानी पीने की बात हो, क्योंकि कोविड के बाद ऐसा देखा गया कि अगर आप किसी के घर पानी पीने भी जाते हैं तो लोग प्रवेश नहीं करने देते हैं, ऐसा बहुत जगहों पे मैं। तो क्या आपके पंचायत में कहीं पे सार्वजनिक शौचालय, चौक चौराहे पे एक मंच वो बैठने वाला जो होता है वो, या कहीं पे छठ घाट, या कहीं पे अभी जो मैंने कहा है ये चापाकल, ये जो होता है, ये सब है भी कि नहीं? देखिए, पहले जो पुराना आदर्श पंचायत तो मेरे ख्याल से यही हुआ अगर नहीं, है। देखिए, बहुत पहले जो पुराना वाला था हम्म, वो भी खराब पड़ा हुआ है। नया की बात कीजिए तो नया में मैंने पहले ही बताया है कि रोड के सिवा कुछ किसी को पता भी है कि कुछ काम भी होता है। रोड के सिवा आप चापाकल की बात कर रहे हैं, एक भी चापाकल पंचायत में नहीं लगा है। कौन करता है ये सब? सीधा सा फोकस है, समझिए कि मुखिया बनेंगे तो रोड बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, रोड में ज़्यादा फायदा बस है। यही काम होता है, और कुछ काम यहाँ है नहीं, और एक भी पंचायत में नहीं हुआ है। और सार्वजनिक शौचालय की बात कीजिए तो मैंने इस मुद्दा को उठाया था और मैंने धरना भी दिया था ब्लॉक पे। सार्वजनिक शौचालय जबकि देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है महादलित बस्ती में। महादलित बस्ती में इसलिए ज़रूरत है कि भूमिहीन जो है, तो जैसे भी 12,000 रुपया शौचालय के लिए मिल रहा था, तो उसमें भी 2-2 हज़ार रुपया करके सबसे लिया गया, शौचालय बनवाया गया। लेकिन जो महादलित बस्ती में है, मुसहर मोहल्ला है, वहाँ पे शौचालय का होना ज़रूरी है, और उस सबको इसका लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके पास अपना भूमि नहीं है। निजी भूमि अगर नहीं है तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। नहीं है, वहाँ ज़रूरत था लेकिन अभी तक ना ही बना है, और ये लोग रहेंगे तो नहीं ही बनेगा। राजनीति में आप आए हैं, किसी से आप सीख लेते होंगे, या आपके राजनीतिक आदर्श कौन है? देखिए, मेरे कोई राजनीतिक आदर्श नहीं है, और मैं खुद से ही मैं छात्र यूनियन का अभी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष था, और वहीं से मैंने संघर्ष करना सीखा है। मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन से ताल्लुकात रखता हूँ,
और मेरा यूनियन आपको पता है कि गैर राजनीतिक है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से उसका मतलब नहीं है और उसका काम है कि क्षेत्र और छात्र का विकास ही मुख्य उद्देश्य है। यहाँ की जो बंद पड़ी चीनी मिल है उसके लिए लड़ना, यहाँ बंद पड़ी जो जूट मिल है उसके लिए लड़ना, यहाँ पे मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय नहीं है उसके लिए लड़ना, और भी बहुत समस्याएं हैं उसके लिए लड़ना। मैंने वहीं से अपना संघर्ष करना सीखा है और वहीं से मैं आगे बढ़ा हूँ। तो ऑलराइट, मैंने अभी प्रवेश कुमार झा से इस पंचायत से जुड़ी हर समस्याओं पे मैंने बातचीत की। इन्होंने भी मुझे संतोषप्रद जवाब दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ सवाल मैंने नहीं किए तो आप इनसे पर्सनली मिल सकते हैं, जो भी सवाल पूछना हो पूछिए, जवाब देंगे आपको। और मुझे भी अगर कुछ सुझाव देना है तो मुझे भी दीजिए आप लोग। तो दोस्तों, लास्ट में मैं इनसे पूछना चाहूँगा इन्होंने अपना नामांकन कब किया, इनका क्या कुछ अपना चुनाव चिन्ह है और ये पब्लिक से क्या रिक्वेस्ट करेंगे वो सब बताइए। मैंने अपना नामांकन 27 को करवाया और उसके बाद मैं क्षेत्र में हूँ और बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और उम्मीद है कि आप भी समझ रहे हैं कि मेरा नया खून है। नया खून में बूढ़े थोड़े ना आएंगे सकेंगे। उम्मीद है कि मैं 700,000 वोटों से यहाँ आऊँगा और समाज का सेवा करूँगा। और आऊँगा तो अभी तक का स्थिति था कि जात पात पर लोग जाते थे, लेकिन जब से मैं आया हूँ तो मेरा जात यही रहा है कि मैं युवा हूँ। मैं अपने जात के कलम में युवा लिखता हूँ और किसी भी जात के व्यक्ति हैं मुझसे प्रभावित हैं और उम्मीद है कि इस बार हम यहाँ फतह करेंगे। चुनाव कब है? मेरा चुनाव है 20 तारीख को। मेरा चुनाव चिन्ह है कलम दबात छाप, जो क्रम संख्या 3 पर है। और मुझे उम्मीद है और भरोसा है कि पंचायतवासी इस बार मुझे मदद करेंगे और मुझे भारी मतों से अपना मुखिया चुनेंगे। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।